हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स जैसा कि हम 2024 के पेपर का सलूशन कर रहे थे। हमने क्या करा था 2023 के पेपर को तो एक ही पार्ट में सॉल्व करा था। वो 2 घंटे की लगभग की वीडियो रही है। अब हमने क्या करा, लेकिन जो 2024 वाला पेपर सलूशन हमने 2 पार्ट में करा है। पार्ट ए में सेक्शन ए सेक्शन बी करा है। आज पार्ट बी ये आपके सामने आ चुका है। इस पार्ट बी में हम सेक्शन सी में जो 5 क्वेश्चन होते हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपका 23 और 24 का कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इन दोनों वीडियोस पेपर को अच्छे से देख के जाएं। फॉर्मूले, थ्योरम्स और जो भी आपके मेथड्स हैं थ्योरम को प्रूफ करने के, क्वेश्चन सॉल्व करने, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लें। और आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी ही चल रही होगी। बाकी हमारी सारी शुभकामना आप सभी के साथ हैं। आपका पेपर बढ़िया ही जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। ठीक है, तो चलिए सेक्शन सी के जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन 9 है, यानी सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, फाइंड द फॉरियर सीरीज फॉर f of x इक्वल टू e की पावर माइनस x इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। यानी कि जो आपकी क्या दे रखा है, फंक्शन दे रहा है कि f(x) इक्वल टू e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x है। इस सीरीज के लिए, इसके लिए मतलब इसके फंक्शन के लिए हमें फॉरियर सीरीज निकालनी है। और इंटरवल क्या दे रखा है कि इंटरवल दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से तो लेस देन यानी बड़ी है और 2 पाई से छोटी है। इसके लिए हमें फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालेंगे। इस इंटरवल के लिए हम फॉरियर सीरीज की बात करेंगे, तो लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा द फॉरियर सीरीज, द फॉरियर सीरीज फॉर f of x इन 0,2 पाई इज, यानी इस फंक्शन f of x के लिए फॉरियर सीरीज 0,2 पाई इंटरवल के लिए क्या होगा, तो आप लिखेंगे, देखिए f of x इक्वल टू e की पावर माइनस x a0/2 समेशन an cos nx समेशन bn cos नहीं sin nx। अब समेशन की लिमिट वगैरह यानी कहां से कहां तक वैल्यू बात चल रही है ये और लिख लीजिए। n बराबर 1 से इनफाइनाइट के लिए ये वैल्यू n की क्या है, n बराबर की वैल्यू, n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना होगा कि यहाँ पे जो a0 है, लिखिए हेयर, यहाँ पे अब देखो जो आपका हमने a0 लिखा है, इस a0 की वैल्यू क्या है? a0 की वैल्यू देखिए क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई f(y) dx। a0 की वैल्यू क्या बताई मैंने, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f(x) dx। अब देखो लिमिट है कि हमारे f of x हैगा। अब हम क्या करेंगे, f of x की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x है। इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे सिंपली, और फिर क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। देखो 1/पाई 0 से 2 पाई e की पावर माइनस x dx। इसका क्या होगा, देखो 1/पाई, जब से आप इंटीग्रल करोगे माइनस आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, e माइनस एक्स, और माइनस 1 में क्या आ जाएगा, नीचे कोएफिशिएंट आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा, वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की, माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 से 2 पाई लिमिट। ठीक है, अब क्या करो, देखो एक बार x की जगह 2 पाई रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे सिंपली। ठीक है, ठीक। और बाकी आप जानते हैं बहुत सिंपल से 1/पाई
ये तो बहुत सिंपल सा है। माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, एक बार तो जीरो आ जाएगा, दो ये रखा माइनस ई की पावर जीरो, बीच में तो जीरो होता ही है, सॉरी मेरे कहने मतलब है ये पहले हमने आपकी ये वाली लिमिट रखते हैं फिर माइनस। अब देखो ये टर्म माइनस का माइनस माइनस प्लस इस तरीके से, तो 1/पाई माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, और जिस कोई भी एलिमेंट हो कुछ भी उसकी पावर यदि जीरो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो आप जानते हैं। ये हो गया 1। ऐसे सिंपली आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, लिख दो 1/पाई, छोटा ब्रैकेट लगा लो, ठीक। ये हमने a0 के लिए निकाल लिया। अगर मैं an के लिए निकालूं, यही निकाल देता हूं an, देखिए होता है f(x) cos nx। देखिए अगर n की वैल्यू 0 रखी तो cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा n के लिए 1/पाई 0 से 2x f(x) cos nx dx, an 1/पाई 0 से 2 पाई e की पावर माइनस x cos nx और dx, an 1/पाई f ऑफ x की वैल्यू रखी है e की पावर माइनस x, ये आपका फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रल कर दूं, इंटीग्रल आएगा e की पावर माइनस पाई 1 प्लस n स्क्वायर cos nx sin nx, चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसे आप थोड़ा सा सॉल्वर करेंगे ना, इंटीग्रल करोगे तब ये याद रहेगा। लिमिट 0 से 2 पाई an 1/पाई, लिमिट लगा दो, क्या हो जाएगी e की पावर माइनस 2 पाई 1 प्लस n स्क्वायर, देखो ये तो हो जाएगा 0, इसकी बनेगी 2 पाई, जब रख दोगे इसकी जगह तो 1, और यहाँ चल रहा है माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस, अब माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ ये 0 0 साइन 0 0 और cos 0 1, तो अब देखो माइनस बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, और e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, an 1/पाई e की पावर माइनस 2 पाई 1 प्लस n स्क्वायर और माइनस 1, e की पावर 0 1 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। क्यों, किसी भी टर्म की यानी आपकी पावर जो ऊपर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, क्या मतलब होता है 1 होता है। और इसे आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, an, ये माइनस का टर्म है, मल्टीप्लिकेशन कर दो और जब एलसीएम ले लो 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर वो आ जाएगा आपका एलसीएम, और ऊपर टर्म यानी नीचे सेम है, यानी कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप उसमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको दिख रहा है। तो ये प्लस वाले टर्म को ले लो, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, ये पाई भी चलेगा आपका, पाई इंटू 1 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। an टर्म आपका ये आ गया, ये आपका a0 टर्म आ गया, सीधी लगा लेना a0 an, ये आपके पास टर्म आ चुके हैं, देखिए a0 an, इतना अब नोट कीजिए।
फॉर्मूले वगैरह याद है ना, तो सिंपली से आप इन्हें बिल्कुल हल कर सकते हो। इंटीग्रल, डेरिवेटिव वगैरह निकालो उनका, और सिंपल से है। देखिए स्टूडेंट, हमने a0 an ये दो आपके टर्म निकाल लिए। अब bn निकाल लीजिए। फॉरियर सीरीज ज्ञात करने के लिए हमें ये तीनों निकालने पड़ते हैं, है ना। तो ये दो तो निकल गए। अब bn की बात करते हैं। bn कैसे निकलेगा? a के लिए फॉर्मूले में cos आता है, b के लिए sin आता है। तो देखो अब bn क्या हो जाएगा, 1/5। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बस आपको एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 0 से 2 पाई fx। देखो a के लिए sin आया था, सॉरी cos आया था, इसके लिए b के लिए sin आ जाएगा, sin x sin nx dx। fx की वैल्यू लगा दीजिए, e की पावर माइनस एक्स और sin nx dx। इंटीग्रल कर दीजिए, वही सिंपल आपका हो जाएगा क्या, e की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स और लिमिट 0 से 2 पाई। ये इंटीग्रल आप करेंगे ना जब, तो ये इंटीग्रल आपको मिलेगा सिंपली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। 1/पाई एक बार 2 पाई लगा दो, e की पावर माइनस 2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। देखो अब जब 2 पाई रखोगे ना, ये साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पाई रखोगे तो 1, तो माइनस का n मिल जाएगा। फॉर्मूले में माइनस, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसमें दोबारा से लिख देता हूँ। अब ठीक है, e की पावर माइनस 2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस n माइनस 0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। अब ये साइन एक्स तो 0, साइन एक्स 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस एन एक्स की जब वैल्यू आप यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगी 1 यानी माइनस का n, माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो प्लस का n, और इस इक्वल टू में 1/पाई e की पावर माइनस 2 पाई 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस का 1, e की पावर 0 है तो 1 यानी n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। अब मैं कॉमन ले सकता हूं। देखो मैं अगर यहां से देखो n चल रहा, सॉरी माइनस का है यहाँ, n कॉमन ले लूं। देखो n कॉमन लिया, क्या बचेगा, माइनस e की पावर माइनस 2 पाई प्लस 1 पाई 1 प्लस m का स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा। अब मैं सिंपली से 1 माइनस करके भी लिख सकता हूँ, अब चाहे तो लिख लो 1 माइनस e की पावर 2 पाई पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ये कौन सा टर्म आ गया आपका, bn। कौन सा टर्म आ गया आपका ये, bn। तो आपके पास a0 an और bn हो गए। अब सिंपली क्या लिख दो, तीनों टर्म को ऐड करके लिख सकते हो इन्हें, इसलिए जो e की पावर माइनस एक्स इसके लिए सीरीज होगी वो वैल्यू होगी। तो a0 क्या आया था, मैं ध्यान नहीं में देख लेता हूँ यहाँ से। a0 आया था 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, यही तो आया था, सॉरी हाँ यही आया था। एक मिनट रुको देख लेता हूँ।
नहीं पाई आया था, ये गलत, ये नहीं आया था। ठीक है, ये आया था। प्लस एन की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस एन का स्क्वायर। साथ में आपको फॉर्मूला अगर याद है ना तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। cos nx, ये टर्म आपको लिखना पड़ेगा साथ में, सीरीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना। प्लस ये वाला टर्म आ जाइए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, और कौन सा टर्म बचा, ये n वाला, n और अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। इसमें साइन एन एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो साइन एन एक्स और 1 प्लस एन का स्क्वायर। ये क्या है आपकी फॉरियर सीरीज। ठीक है, जो फॉरियर सीरीज आ चुकी है इतना आप नोट कर लीजिए। बाकी मैं आपको फॉर्मूले सहित सारी चीजें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा। ये समेशन में n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक लिख लीजिए। यहाँ पर भी समेशन लगेगा n बराबर 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ गया। सिंपल सा ये एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास के चैप्टर से है। ये कह रहा है यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व d स्क्वायर प्लस a into y इक्वल टू cos 2t वेयर y0 इक्वल टू 1 एंड y पाई बाई 2 वैल्यू -1 है। देखिए इस प्रकार के एक एग्जांपल है आपका एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास में क्या कि यहाँ पे a की जगह 9 है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बट उसमें क्या करा है यहाँ पे a दे रखा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देखिए वैसे अगर पेपर में आता है वैसे कुछ बोलते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर ये गलत है या ऐसा है वैसा है। मतलब देखिए अगर पेपर में आता है 2023 में भी आया 2024, अगर इस बार भी पेपर में आता है, यदि अगर यूनिवर्सिटी गलत बताती है और बच्चे से करते हैं तो भाई जो जो करेगा सबको नंबर मिलेगा, और नहीं में अगर और नंबर अगर गलत नहीं बोला तो किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। आप ठीक करके आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत करके आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करना है इसे समझ लीजिए। देखिए ये कह रहा है ये जो आपका दे रखा है यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। क्वेश्चन जो आपका पूरा 15 नंबर का गिवन डेट लिख देंगे सबसे पहले जो आपको गिवन है d स्क्वायर प्लस a इंटू वाई इक्वल टू cos 2t। देखिए d स्क्वायर मतलब है 2 टाइम्स डेरिवेटिव d स्क्वायर, अब y की मल्टीप्लिकेशन करोगे d स्क्वायर बन यानी y का डबल डैश यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस a में करोगे तो a y इक्वल टू cos 2t। अब दोनों तरफ लैप्लास ले लो, l y डबल डैश, a कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, y लैप्लास cos 2t। अब लैप्लास बाय डबल डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, p स्क्वायर लैप्लास बाय माइनस p बाय माइनस बाय डैश 0। ये फॉर्मूला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। लैप्लास बाय डबल डैश का नहीं, बाय डबल डैश का मतलब ये ऊपर जो लग रहा है इसका मतलब है 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस a लैप्लास y इक्वल टू लैप्लास cos 2t। सिंपली देखो लैप्लास y कॉमन ले लो तो बन जाएगा p स्क्वायर प्लस a लैप्लास y। तो मैंने ये लैप्लास y है, ये इन दोनों में लैप्लास y कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर प्लस a। अब
माइनस, देखो बाई जीरो की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, इसे मान लो कोई भी कांस्टेंट माइनस सी, ये मैंने मान लिया कि बाई डैश जीरो की वैल्यू सी है, रेड कर ली अपनी तरफ से। cos 2t का रेफरेंस क्या हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो p अपॉन पी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 दूनी 4, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेयर बाई डैश जीरो इक्वल टू सी। ठीक है, सिंपली क्या करो, ये p और c को उधर पॉजिटिव में ले जाओ और p स्क्वायर प्लस a को बट्टे में कर दो इनके, तो क्या बचेगा यहां से देखो p स्क्वायर a लैप्लास बाई p की 1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे 1, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का p, c भी जाएगा इधर का प्लस का p, और प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, मैं मार्कर ले आऊं ब्लैक, आगे बढ़ते हैं। मैं ये पी स्क्वायर प्लस ए को अपर में ले जा सकता हूँ सबकी, क्योंकि ये इंटू में है। देखिए लेप्लास बाई इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए प्लस क्या चल रहा है ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और क्या आ जाएगा इंटू पी स्क्वायर प्लस ए। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ, देखो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन पी प्लस ए प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए। इसे आप चाहे इक्वेशन ए बना लो या ए इस प्रकार से ए इक्वेशन ए बना लीजिए। लैप्लास बाई यानी जो फंक्शन दे रखा है बाई टी वो फंक्शन है यहाँ पे, ये बात याद रखनी है आपको को भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप इतना नोट कर लो, क्योंकि इस वाले टर्म को थोड़ा सा हम सिंपल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। देखिए आप सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको लैप्लास को जब इधर ले जाओगे लैप्लास इनवर्स हो जाएगा, सब कट जाएगा। सिंपली अगर हम इसका लैप्लास देखें तो नाउ देखिए लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका अगर हम लैप्लास निकालें या एक लाइन बढ़ा लो इसे भी। ठीक है, इसे किसी यहां मत मानो सीधे, अब जब इसे इधर ले जाओगे लैप्लास को तो लैप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स c कांस्टेंट है, c को बाहर ही रहने देंगे, प्लस c लैप्लास 1 अपॉन पी प्लस ए हो जाएगा, प्लस लैप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, मैं क्या करूं अलग अलग सोच रहा हूं, अलग अलग निकाल के लिख के दिखा दूं आपको, लेकिन चलो इसी में कर देते हैं, फिर इक्वेशन बना के ना हम इसका लास्ट में अलग से लिख लेंगे या अलग ही बना लो, सीधे इक्वेशन बना लो ए, सबका अलग अलग निकाल के दिखा दो। देखो इसका लैप्लास इनवर्स निकालूं p अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ a है तो रूट a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस प्रकार से बोलो से बिल्कुल। ये क्या बन गया cos at का, तो cos a की वैल्यू रूट a t। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं इसका लैप्लास इनवर्स, ये पूरा टर्म है सीट ऐसी दें तो लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस a 1 अपॉन p प्लस a, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा p प्लस a नहीं होगा। ठीक है, p स्क्वायर है ना ये, तो p स्क्वायर इसका भी रूट a कर लो है, रूट a क्या हो जाएगा 1 अपॉन a साइन रूट a t, क्योंकि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस रूट a का स्क्वायर, ये किसका मतलब आपका इसका होता है साइन का 1 अपॉन a इंटू साइन रूट a t।
ठीक है ना। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो टर्म है ना, थर्ड वाले टर्म को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं, या सी को आप चाहें तो यही लिख दें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सी को साथ में भी लोगे, मान लो सी यहाँ ले लिया आपने इनटू, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। और वैसे भी जब वैल्यू पुट करोगे ना तो सी अपॉन ए तो वैसे ही भी पहुंच जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसका लैप्लास निकालेंगे, लैप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए, पी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी पी स्क्वायर प्लस 4 पहले है, पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस ए। इसे मैं कैसे इसे तोड़ दूं। अब आप देखो ऐसी एक टर्म बनानी जिनसे आसानी से लैप्लास इनवर्स निकल जाए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं क्या टर्म बनाऊं, वन अपॉन ए माइनस 4, ठीक है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए। ये टर्म अगर मैं बनाऊं, क्या ये वाली अगर मैं टर्म बनाऊं तो इसका मुझे सेम मिलेगा कि सॉल्व करने पर ये टर्म मिल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर जब आ जाएगा मतलब एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 2p करके कुछ आएगा। अब जब कॉमन लोगे ना तो -4, तो a-4 से -4 में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ करके, चाहे तो सिंपल इसी आप करके देख लो, इसमें टाइम ही वेस्ट होगा आपका ही। फिर ये जो लैप्लास है ये तो ऐसे टर्म रह जाएगा, इन दोनों का लैप्लास लग जाएगा, इन दोनों का लैप्लास निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर और a को क्या कर सकते हैं, रूट a का स्क्वायर। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/a-4, इसका हो जाएगा cos 2t, इसका हो जाएगा cos रूट 80। Put these values in equation A. Put these values in equation A. इन वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट कर दो आप। ये जितनी तीनों वैल्यू है, ये इसका लैप्लास ये और ये इसकी वैल्यूज इक्वेशन में आप पुट कर दें तो y बराबर आप देख सकते हैं सिंपली क्या मिलेगा, y बराबर cos रूट 80, क्या बनेगा cos रूट 80, उसके बाद आपका प्लस c अपॉन a साइन रूट 80, क्योंकि जो ये है लैप्लास 1/p प्लस है, इसका लैप्लास c अपॉन a साइन रूट 80 है। c मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लिया, सिर्फ इसका नहीं है, c मैंने ले लिया तो यहाँ ये आ गया, प्लस इस वाले टर्म का लैप्लास इनवर्स जो है a 1/a-4 ब्रैकेट cos 2t और माइनस cos रूट 80 है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूं अगर इनकी सिंपली, तो देखो cos रूट 80 प्लस प्लस c अपॉन a साइन रूट 80 प्लस 1/a-4 cos 2t माइनस 1/a-4 cos रूट 80। अब देखो cos रूट 80 अगर हम कॉमन ले लें cos रूट 80 तो यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस 1/a-4 cos रूट 80। तो y इक्वल टू, अब देखें अगर y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1/a-4 cos रूट 80 प्लस ये आपका c अपॉन a साइन रूट 80 और प्लस 1/a-4 cos 2t। ये टर्म आपके आ चुके हैं।
अब देखो ये वैल्यू आ गई, अगर हम यहाँ क्या करें, देखो अगर हम यहाँ पर ये दे रखा है कि एक है पी बाई पाई बाई टू की वैल्यू -1 है ना। यहाँ पे देखो सॉरी एक चीज छोटी सी चीज लिख लो, ये टी भी तो चल रहा है साथ में, टी टर्म भी तो चल रहा है का। तो अब क्या करो, हाँ तो यहाँ से ये बाई, यहाँ से बाई के साथ टी भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टी है, टी 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 यहाँ पे बाई नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ से बन जाएगा आपका बाई टी, ठीक है, बाई टी, बात था नहीं थीटा में आपको बाई टी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाई 0 की वैल्यू तो लगा ली, अब बाई पाई बाई 2 की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इतना हम नोट करें तब तक। अब सेकंड कंडीशन थी कि बाई पाई बाई 2 की वैल्यू -1 है, तो अब हम यहाँ पहले बाई पाई बाई 2 कर लेंगे, टी की जगह पाई बाई 2 ले लें, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई बाई 2 कर लो। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो करो a -4 -1, तो -1 और -4 माइनस का 5, तो a -5 अपॉन a -4 cos t की जगह पाई बाई 2 रूट a पाई बाई 2 प्लस c अपॉन a साइन रूट a पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन a -4, एक मिनट ये हमने कॉमन ले लिया, मैंने दोबारा सही है, नहीं नहीं सॉरी, cos 2t है ना यहाँ, cos 2 पाई बाई 2, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 a -5 a -4 cos रूट a इंटू पाई बाई 2 प्लस c अपॉन a साइन रूट a इंटू पाई बाई 2 प्लस, देखो 2 से 2 खत्म कर जाए, cos पाई की वैल्यू -1, अब -1 की या तो यहाँ में माइनस लगा लूं, या इस वाले टर्म को जो -1 से इसे अपोजिट कर दूं, यानी a -4 को 4 a कर दूं, तो यहाँ तो प्लस ही रह जाएगा, मैंने कर दिया है 4 a सिंपली। तो ऐसा रहा है हमारा क्रम बना रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर माइनस ही लगाना है तो आपको 1/a-4 ही छोड़ दो, अगर ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा कर लो। अब नीचे की लाइन क्लियर कर दूं मैं, ये वाली। अब देखो जो हमें इनिशियल सेकंड कंडीशन दे रखी है उसका हम यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, -1, cos रूट a इंटू पाई बाई 2 c अपॉन a साइन रूट a पाई बाई 2 प्लस 1/4 a, ठीक है, इतना ही आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली हम मान ले रहे हैं, तो कोई इसे टर्म को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसे हम इतना ही छोड़ दें, अगर ये थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई है ना, चलो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे इतना ही छोड़ देना, अगर क्वेश्चन पहले मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन अब इस साल मुश्किल ही आएगा, इसके बहुत ही लो चांस है अब की बार क्वेश्चन आए, लेकिन आता नहीं है तो आप इतना करके फिर यहाँ से क्या करना है, लेट कर लो a की वैल्यू 4 कर लो, देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी उसके अकॉर्डिंग इस, अब हमने ये टर्म तो सॉल्व कर दिया, अब हम क्या करते हैं a की वैल्यू कुछ मान लेते हैं और फिर जो इक्वेशन हमारी बनी है उसे हम सॉल्व कर दें, तब हमारा क्या बनेगा, देखिए सिंपली से मैं करा देता हूँ फटाफट से। तो देखो इसके अकॉर्डिंग लेट a = 4, तब जो बनेगा हमारे इक्वेशन d² + 4 बाई प्लस सॉरी इतना ही है इक्वल टू cos 2t। अब देखते रहो cos 2t सिंपली, एक मिनट देखते रहो, लेप्लास बाई डबल डैश 4 लेप्लास बाई लेप्लास cos 2t
इतना टर्म आ गया। अब सिंपली क्या करो, इसका फॉर्मूला लगाओ, एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दो, है ना। फॉर्मूले लिखने से फायदा रहेगा आपका क्या, कि पी स्क्वायर लेप्लास बाई माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो और प्लस 4 लेप्लास बाई, ठीक है। क्या बचेगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। सिंपली सारा कॉमन लोगे, अपॉन में चला जाएगा, तो सिंपली यहाँ से लेप्लास बाई लिख सकते हो आप। इस मैंने स्किप कर दिया, आप लिख देना, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 2-3 पेज में तो होना ही चाहिए, 3 पेज में कम से कम। ये कॉमन आएगा तो पी स्क्वायर प्लस 4 नीचे अपॉन में जाएगा। सिंपली देखो, जैसे ये पी है, इसकी वैल्यू 1 है नहीं है, बाई जीरो की, इसे आप सी मान लेना। तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू आपने सी माना है, तो पी स्क्वायर प्लस 4, और देखो पी स्क्वायर प्लस 4 है और इंटू पी स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका अगर मैं लेप्लास निकाल दूं सिंपली इधर ले जाकर, ठीक है, लेप्लास निकाल दूं सिंपली, बाई इक्वल टू ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये चल रहा है ना। 4 का भी ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। तो अब देखो इसका क्या बन जाएगा सिंपली, इसका आपका क्या बन जाएगा बताओ, cos 2t, cos 2t, इसका बन जाएगा c अपॉन a sin 2t, और प्लस लेप्लास, इसे मैं भी करके बताऊंगा साइड में, अगले आगे ये आप नोट कर लो, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, इतना आप नोट कर लो, इसमें आगे क्या पता। ठीक है फ्रेंड, ये आंसर आपका आया था। देखिए यहाँ ये ए नहीं 2 है, ए नहीं है 2 है, सी अपॉन 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ए sin 80 होता है ना लेफ्रेंस में, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 sin 2t। देखिए इसका लेफ्रेंस इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि 1 अपॉन 2a t sin 80, ठीक है। यहाँ पे ये a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन 2t sin a की वैल्यू 2t, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4t sin 2t, इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ब्रैकेट में लिख देना चाहो, बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बाई कॉन्वोल्यूशन, तो बाई बराबर cos 2t, ये मैंने अभी बताया था बाई टी हो जाएगा, क्या होगा बाई टी cos 2t c अपॉन 2 sin 2t और प्लस 1 अपॉन 4t sin 2t, ब्रैकेट में लिख देना बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, इतना ही हो चुका है। अगर हम अब ये हमें मिला टर्म, अब देखो अब इसमें हम जो अप्लाई कंडीशन करें, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन बाई 0 इक्वल टू 1, ये तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये कंडीशन है बाई 0, हाँ जी बाई 0 इक्वल टू 1, यदि t की वैल्यू, यदि हमें 0 रखनी है बाई 0, t की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0
ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0 साइन 0 प्लस ये टी में यहाँ रखोगे तो पूरा टर्म 0। सिंपली देखो बाई 0 यानी 1, यहाँ से 1 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 यानी 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 यानी 1 के लिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अप्लाई सेकंड कंडीशन, अप्लाई सेकंड कंडीशन देख लो। अगर हम अप्लाई सेकंड कंडीशन देख लें, क्या है कि बाई इक्वल टू पाई बाई 2 यानी बाई पाई बाई 2 वैल्यू -1 है यानी बाई पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है जगह पाई बाई 2 करें तो cos 2 पाई बाई 2 और c अपॉन 2 sin 2 पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू पाई बाई 2 sin पाई बाई 2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है -1, cos पाई की वैल्यू -1, अगर वो sin पाई की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, sin पाई की वैल्यू आप जानते हैं, sin पहली की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखिए ये जो बचा sin पाई की वैल्यू जब 0 होती है सिंपली से आप जानते हैं। और देखो यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया, ये 2 भी तो चल रहा है, sin 2t है ना 2 पाई बाई 2, तो sin पाई sin पाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0 यानी -1 यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि यानी सभी वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, दिस कंडीशन सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू c, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दोनों भी लिख देंगे, है ना। यहाँ भी लिख देना दिस कंडीशन सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू c, लिख देना this condition is satisfied for any value c, any value of c की यानी किसी भी वैल्यू के लिए क्या सेटिस्फाइड है। इस प्रकार से यहाँ लिख देना, क्या लिखेंगे दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई इज आल्सो सेटिस्फाई, अब दिस कंडीशन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इज आल्सो सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, यानी c की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या सेटिस्फाइड हो रहा है इसलिए, ठीक है। अगर मैं एक लास्ट टॉपिक लिख दें कि यदि इफ a की वैल्यू हमने माना कि यदि a की वैल्यू जो आपकी है 4 है, मैं ब्लैक मार्कर लेने गया था, आप सोच रहे हो सर कहाँ जाते हैं मार्कर वगैरह, बुक में मुझे देखना पड़ता है ना, मैंने नहीं देखी क्या कंडीशन यही है, कभी मैं रॉन्ग लगा दूं। इफ लास्ट देखें, इफ a की वैल्यू यदि 0 है और एंड हम मान लें c भी आपका क्या है 0 है, तो देन आखिरी जो सोल्यूशन होगा यानी बाई टी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो cos 2t ये लेट कराएंगे यदि c भी 0 हो तो, हाँ तो वैसे तो ये सोल्यूशन है, लेकिन अगर c भी 0 है आपका तो क्या आएगा प्लस 1/4 t sin 2t, ठीक है। ये इतना आपका एक क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, a की वैल्यू हमने 4 मानी थी, है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही जगह आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका सिंगुलर, एक ही जगह 9, आप यहाँ पे 9 लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन आप 4 लगा करेंगे ना तो देखो क्वेश्चन भी लेंथी हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ है, नंबर यहाँ इससे भी अच्छे मिलेंगे। 9 को करोगे थोड़ा सा मेथड हार्ड हो जाएगा आपके लिए, बस थोड़ी सी उसमें टर्म को सेट करना होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 9 वाला भी कर सकते हैं। मैं आपको यही कर लूँगा कि आप 4 9 से भी करके देख लेना, और जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं की वैल्यू पुट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है एक्सपेंड e की पावर x sin y इन पावर ऑफ x y, यानी e की पावर x sin y को x और y की पावर में एक्सपेंड करना है।
ये जो एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन है वो टेलर सीरीज पर बेस्ड है आपके सिलेबस में। तो टेलर सीरीज जो इसकी बनेगी, आप कितनी डिग्री तक, वैसे जो आपके ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपकी एक्सरसाइज से, उसमें 3 डिग्री तक है, आप 3 डिग्री तक कर दो, यानी मतलब 3 तक कर दो, सिंपली मैं बता रहा हूँ। देखिए टेलर सीरीज की अगर फॉर्म में बात करें तो टेलर सीरीज बोलती है जो फंक्शन है इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे जो कि f 0,0 प्लस, यानी ऐसे समझ लो फंक्शन x और y की वैल्यू 0 है, उसके लिए पहले फंक्शन उसकी वैल्यू प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में, क्या कि x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y इनटू f 0,0 a प्लस, ये मान लो पहले x y की वैल्यू 0 रखनी है फंक्शन में, फिर a प्लस b, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल क्यूब, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहा है, यानी 4 डिग्री तक बोल रहा है a प्लस b की होल पावर 4, 5 तक बोल रहा है तो a प्लस b की होल पावर 5, तो इनटू प्लस x डेल अपॉन डेल x, मैं बता रहा हूँ क्या सीरीज होगी, बाई डेल अपॉन डेल y, ठीक है, इनटू f 0,0। अब x y की वैल्यू 0 रखी, फिर a प्लस b, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1/2 फैक्टोरियल x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y a प्लस b का होल स्क्वायर इनटू f 0,0 प्लस a प्लस b का होल क्यूब, यानी 1/3 फैक्टोरियल x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y की होल पावर 4 इनटू f 0,0 प्लस सो ऑन। ये टेलर सीरीज बनेगी इसके लिए, ठीक है। टेलर सीरीज आपने पढ़ोगे, सिंपली जानते इस तरीके से टेलर सीरीज बनती है। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या टर्म याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, e की पावर 0 क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव यानी डी अपन डी एक्स क्या होता है, और डी अपन डी वाई मान लो कॉस वाई है तो उस पर क्या होता है। ये आपको नॉर्मल चीजें हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की 1, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, कॉस पाई की -1, e की पावर 0, यानी कोई भी टर्म है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, साइन x का कॉस x और कॉस y का माइनस साइन y। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यानी पता होनी चाहिए, तो बेसिक सी चीजें हैं इसके करने के लिए। अब जब देखो एक बार डेरिवेटिव होगा तो x के रिस्पेक्ट में, यानी इसका एक बार डेरिवेटिव fx 0,0 fy 0,0, इसका x का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला में, दो बार डेरिवेटिव इस पर आ जाएगा, यानी fx यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यानी फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ जाएगा। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, सीरीज पता होनी चाहिए, टेलर सीरीज कैसे बनती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी अब वैल्यूज निकालेंगे, इसमें जो जो हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है, इस सीरीज के लिए तो वही वैल्यूज हम निकालेंगे। आप सोचो सर ये एकदम क्या डेरिवेटिव वगैरह करने लग गए, तो टेलर सीरीज में जो जो वैल्यू हमने सीरीज लिखी है उसकी हम वैल्यूज निकालेंगे। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे। गिवन दैट, ये हमें फंक्शन दे रखा है, लिख लेते हैं, गिवन दैट f x, y e की पावर x sin y, ठीक है, और x y की वैल्यू क्या 0 लेते हैं, ठीक है। यदि मैं नॉर्मल फंक्शन लिखूं, ये फंक्शन है, यदि हम इसकी x और y की वैल्यू 0 रखें तब हमें क्या मिलेगा, देखो e की पावर 0 साइन 0 e की पावर 1 और साइन 0 वैल्यू 0, तो टर्म पूरा 0। अब इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूं तो e की पावर y, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, sin y हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो sin y से कोई लेना देना नहीं है, और e की पावर x का e की पावर x होगा,
इस टर्म में एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखें तो e की पावर 0 साइन 0, तो फिर वही फिर हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसे सिंपली अब मैं बाई की रिस्पेक्ट करूं, देखो e की पावर x तो इसी रहने देगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर सॉरी बाई के रिस्पेक्ट साइन बाई का cos बाई, इसलिए f0,0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 cos 0, 1 और cos 0 वैल्यू 1, ये 1। अब मैं क्या करूं, अब मैं करूंगा f x अब देखो एफ एक्स एक्स का मतलब है जो आपका एफ एक्स एक बार करा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट दोबारा कर दो, e की पावर x का e की पावर x साइन बाई, इसलिए f0,0 e की पावर 0 साइन 0 1 into 0 इक्वल टू 0। अब मैं कौन सा टर्म निकालूं, वहां पे आपको एक f x और y की नीड होगी फॉर्मूले में, जब मैं फॉर्मूला खोलूंगा आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने कर रखे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं करा तो आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा कि कौन कौन सी वैल्यू निकालने हैं। तो आप अभी देखते रहो, जब टेलर सीरीज को मैं ओपन करूंगा तो आपको एक टर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखते रहो कैसे कर रहा हूँ सिर्फ। अब देखो एफ एक्स बाई, यानी जो हमने एक एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करा है उसका बाई के रिस्पेक्ट कर दो। देखो एक्स के रिस्पेक्ट ये करा तो इसका बाई के रिस्पेक्ट कर दो, तो e की पावर x का ऐसे ही sin y का cos y हो जाएगा। अब क्या करो, x और y की वैल्यू 0 रखो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो देखो x की वैल्यू e की पावर 0 sin cos 0 1 और cos 0 वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा सिंपली। अब क्या करोगे, अब देखो अब क्या f y y निकाल लो, x, y, तो जो हमने बाई के रेस्पेक्ट निकाला हो जैसे ये इसका एक बार और बाई के रेस्पेक्ट कर दो तो e की पावर x cos, देखो साइन का cos होता है लेकिन cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन बाई, इसलिए अब x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 साइन 0, तो ये भी टर्म क्या हो जाए 0 क्योंकि e पावर 0 1 और साइन 0 0, तो टोटल टर्म 0। अब मैं क्या निकाल लूं, अब बाई x का 3 टाइम डेरिवेटिव यानी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट 3 टाइम डेरिवेटिव कर दूं, तो यहाँ मेरे पास x का 2 टाइम डेरिवेटिव है, इसका एक बार और कर दूं e की पावर x sin बाई का cos बाई। मैं f0,0 निकाल लूं तो e की पावर 0 और cos 0, तो 1 into 1 इक्वल टू 1। अब मैं एक बार क्या निकालूं, x f का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और एक बार y के रिस्पेक्ट में, यानी पहले तो y के फंक्शन का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फिर जो भी वैल्यू है उसका y के रिस्पेक्ट। तो देखो मैंने दो बार कर रखा है, ये रहा कि फंक्शन का 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब इसके y के रिस्पेक्ट में कर दें तो e की पावर x और साइन का y का cos y सिमिलरली आ रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से क्या है आपका, ठीक है। अगर मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है, ये आप चेक करते ना जाओ, कहीं पे मैंने जैसे मिस्टेक कर दी हो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे, या फिर देख लो x के रेस्पेक्ट में e पावर x, ठीक है, इसका y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे और साइन का cos, ठीक है, इसका एक बार और e पावर x, ठीक है, साइन y, ठीक चल रहा है अभी तक ग्रुप आपका। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब क्या है बाई f बाई y बाई ये रहा e पावर माइनस है, ठीक है। अब 3 बार x के e पावर x, यहाँ मिस्टेक कर गए हम, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। यहाँ देखो ये रहा e की पावर x, e की पावर x का e पर x sin y के रिस्पेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, खाली x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो यहाँ sin है sin 0
1 इंटू जीरो स्क्वायर टू, ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0। और ठीक है, मैं वही सोच रहा था ये सेम के सारा। अब ये देखिए x का y के रिस्पेक्ट e पावर x cos y, इसलिए f 0, 0 e की पावर 0 cos 0 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। भाई मेरा कंफ्यूजन हो रहा था, वही तो मैं क्लियर कर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब क्या करें, ये सारे टर्म मुझे टेलर सीरीज में यूज होने वाली है सारी वैल्यू। फंक्शन का x के रिस्पेक्ट एक बार x के रिस्पेक्ट डेरिवेट करो और एक दो बार y के रिस्पेक्ट करो, तो जो वैल्यू क्या वैल्यू आएगी इससे, ये रहा फंक्शन x के रिस्पेक्ट, इसका दो बार y के, एक बार करेंगे e की पावर x sin y का cos y आ जाएगा, फिर cos का एक बार और करेंगे तो cos का माइनस साइन, यहाँ से माइनस e की पावर x sin y यहाँ से आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू 0 e की पावर 0 sin 0, तो माइनस 1 इंटू 0 इक्वल टू, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। अब एक और टर्म निकालना है बाई फंक्शन का, बाई के रिस्पेक्ट 3 बार डेरिवेटिव, 3 बार, ये आखिरी वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू टेलर सीरीज में यूज होंगी। तब ये रहा, एक बार करोगे cos का माइनस साइन, माइनस e की पावर x sin y, फिर साइन का एक बार और करोगे तो cos y, तो वापस माइनस e की पावर x क्या बन जाएगा cos y बन जाएगा यहाँ से, तो ये बन गया cos y, और इसलिए y 0,0 आप लगाएंगे वैल्यू, तो क्या मिलेगा माइनस e की पावर 0 और cos 0, तो माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू -1। ये सारी जो टेलर सीरीज में वैल्यूज यूज होने वाली हैं, ये सब हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमने एक छोटी सी बात ध्यान दी, जब हमने ये एक x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट, दो बार y के रेस्पेक्ट, तीन बार x के रेस्पेक्ट करा, तो यहाँ पे भी तो हमें लिखनी होगी। यहाँ क्या है, x के रेस्पेक्ट तो x, यहाँ क्या है y के रेस्पेक्ट तो y, यहाँ क्या है डबल x यानी आपका दो बार y के रेस्पेक्ट, यहाँ क्या है y के रेस्पेक्ट में 3 बार डेरिवेटिव, इस प्रकार से लिख देना भी इसमें। ठीक है, सही से आप देखिए स्टूडेंट, हम टेलर्स थ्योरम लिखेंगे बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखिए इसे मैं मार्कर ले लूं अपना ब्लू। ठीक है, कि f ऑफ x, y जो होगा बराबर हो जाएगा f 0,0 प्लस a प्लस b, यानी x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y इंटू f 0,0 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसी टर्म का, तो 1/2 फैक्टोरियल x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इंटू f 0,0 प्लस a प्लस b का होल क्यूब, यानी 1/3 फैक्टोरियल x डेल अपॉन डेल x और प्लस y डेल अपॉन डेल y की होल पावर 3 इंटू f 0,0। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो f 0,0 प्लस x डेरिवेटिव है, यानी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, यानी जब इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगी तो इसका मतलब क्या, फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव, x f x 0,0 प्लस y डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट f by 0,0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 यानी 2, सिंपली इसकी स्क्वायर करोगे तो पहले a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2xy डेल अपॉन डेल x और डेल अपॉन डेल y प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा y का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y का स्क्वायर इनटू f 0,0 1/3 फैक्टोरियल, यानी फैक्टर बोलोगे यानी 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a क्यूब
बी क्यू ए क्यू बी क्यू, ठीक है, ए क्यू बी क्यू डेल अपॉन डेल वाई क्यू प्लस 3 ए का स्क्वायर ए 3 ए स्क्वायर बाई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस 3 ए स्क्वायर भी 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए क्या है और ए बी का स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर क्योंकि एक्स का स्क्वायर अगर आए तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बाई का आता है। फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये है ना, होता है ना, यह लिखते हैं 3 ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, लिखते हैं नहीं लिखते हैं फॉर्मूला आपका सिंपली जो भी है आप 3 ए बी ऐसे लिखते हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता है ए 3 ए क्यू बी और यहाँ हो जाता है 3 ए बी क्यू, होता नहीं होता है, ये थोड़ा ये मिस्टेक लिख दिया है, ए प्लस सॉरी ए प्लस बी होता है तो 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ये हो जाता है इनटू में जो आपका टर्म चला है। देखो ये अब देखो सिंपली ये हो गया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी f 0,0 चल रहा है। अब अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपली, पहले तो क्या क्या चल रहा है देखो f 0,0 प्लस x fx 0,0 प्लस y fy 0,0 प्लस 1/2 अब x का स्क्वायर, अब जब ये इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी यानी 2 टाइम डेरिवेटिव यानी x x f 0,0 प्लस 1/2 से 1/2 खत्म तो x बाई इनटू डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y यानी एक बार x के रिस्पेक्ट एक बार y के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा f x y 0,0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ये जो टर्म है आपका ये देख रहे हैं सिंपली ये बाई स्क्वायर है, यहाँ क्या बाई स्क्वायर देख रहे हो ये बाई स्क्वायर है सिंपली, एक सेकंड रुको, हाँ तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर और f बाई 0,0, ठीक है 0,0 यानी बाई के रिस्पेक्ट में दो बार प्लस 1/6 एक्स क्यू है, यहाँ पर आप सिंपली दे रहे हैं एक्स क्यू यानी बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस 1/6 बाई क्यू और यहाँ क्या है बाई क्यू यानी बाई का 3 बार रिस्पेक्ट यानी बाई जो फंक्शन है बाई के रिस्पेक्ट में 3 बार डेरिवेटिव प्लस 3 और देखो 3 दूनी 6 यानी 1/2 एक्स स्क्वायर बाई डेरिवेटिव अब देख रहे हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करके है यानी एक्स का 2 बार और एक बार बाई के रिस्पेक्ट में यानी बाई एक्स एक्स बाई, ठीक है बाई एक्स एक्स बाई, इस प्रकार से आपका फंक्शन है, ठीक है सिंपली हो गया 0,0 और प्लस यहाँ देख रखे हैं यहाँ भी 3 तरीके से करता जाएगा 1/2 फंक्शन और बाई के एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में बाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, मेरे हिसाब से मैंने सारी वैल्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लगवाई थी f 0,0 की वैल्यू 1 थी, क्या थी 1 थी ना, sin 0 नहीं हाँ 0 थी क्योंकि e की पावर 0 वैल्यू 1 और sin 0 तो पहला टर्म 0 इसकी वैल्यू 0 और fx 0,0 की वैल्यू 0, तो जब 0 से 0 में करेंगे तो ये टर्म भी 0 y f बाई 0,0 वैल्यू 1 थी यह बना जाएगा प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स, मैंने तो ये लिख रखी है मुझे ऐसे ध्यान तो नहीं मैंने नोट कर लिया, आपने भी जो वैल्यूज उतारी है वहां से अपनी वैल्यू पुट कीजिए। एफ डबल एक्स 0,0 वैल्यू डबल 0 आई थी इसकी, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी एफ एक्स वाई की वैल्यू एक सेकंड रुकिए इसकी आई थी 1 x तो ये सीधे लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू 1 यहाँ से देखिए इस प्रकार से, और f बाई 0,0 की क्या आई थी एक सेकंड देखिए अभी बताता हूँ आपका 0 क्योंकि साइन 0 वैल्यू 0 थी यहाँ से ये टर्म भी आपका पूरा 0 हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू 0। आगे बढ़ते हैं f x की वैल्यू क्या थी 0 तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म जब 0 से किसी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पूरा टर्म 0
एफ वाई 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 की वैल्यू आई थी 1 माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का माइनस 1/6 बाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ से बन जाएगा प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई। इसकी वैल्यू 1 है ना मुझे की, हाँ, और इसकी एफ एक्स वाई वाई की भी जो वैल्यू मैंने निकलवाई वही वैल्यू पुट तो कर रहे हैं, यहाँ पे इधर लिखी थी इसकी वैल्यू 0, तो ये टर्म भी 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू बची है, तो सिंपली आपका बचा है वाई, लिखो वाई, ये टर्म भी 0, इसे भी 0 कर दो पूरा, ये टर्म भी क्या पूरा 0, ये टर्म भी पूरा 0, एक बचा वाई, एक एक्स वाई, और एक आपका x वाला लिख लो पहले, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/6 वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक चलनी है पता नहीं है, हमने 3 टाइम्स तक निकाला था, तो प्लस डॉट 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 इस तरीके से लास्ट में कर देना। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आई है फिलहाल। इसके आगे चलते हैं, जो फंक्शन का आपकी वैल्यू आ रही है, तो यही क्या आपकी वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, ये आपका आखिरी फाइनल आंसर है। टेलर सीरीज की वैल्यूज फाइंड करके ये इसमें पुट करनी है, बस फाइनल आपका आया बाई प्लस एक्स वाई प्लस हाफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/6 बाई क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 4 टाइम के निकालेंगे तो आगे 4 टाइम, 5 टाइम के निकालेंगे तो 5 के लिए आगे तक आते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं लैग्रांज थ्योरम स्टेट नंबर आपका, देखिए 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये कह रहा है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, यानी फाइनाइट ग्रुप्स के लिए जो लैग्रांज थ्योरम है आपका चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा सब रिंग कॉसेट्स वाले चैप्टर में है, आपको लैग्रांज थ्योरम प्रूफ करनी है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं फिर क्लियरली आपको समझाऊंगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए स्टेटमेंट सुन लीजिएगा ध्यान से। द ऑर्डर ऑफ each subgroups, the order of each subgroups of a finite group is a division of the order of the group। ठीक, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है ध्यान से आप पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है द ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी हमारे पास मान लीजिए क्या स्टेटमेंट बोलता है लैग्रांज थ्योरम का कि हमारे पास कोई भी एक जी है, मतलब कोई भी ग्रुप है, मैंने लिख दिया जी, ये फाइनाइट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, हमें दे रखा है लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, मान लीजिए जी। इस फाइनाइट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे, मान लीजिए एच कोई सब ग्रुप है, प्रत्येक सब ग्रुप कैसा, एवरी सब ग्रुप किसका, इस फाइनाइट ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, मान लीजिए इस सब ग्रुप का ऑर्डर n है। ठीक है, अब ये इसका जो ऑर्डर है, अब ग्रुप है जो फाइनाइट ग्रुप, इसका ऑर्डर मान लिया मैंने m ऑर्डर का है, कि फाइनाइट ग्रुप कैसा n ऑर्डर का है। तो जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसका प्रत्येक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, मान लीजिए n है, वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवीजन होता है। यानी मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया है, समझे, कि हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है, ऑर्डर m का है या ऑर्डर n मान लो, चलो n मान लो भाई, पहले n कर लो फिर m कर लो, ये लो कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है n ऑर्डर का, उसका प्रत्येक सब ग्रुप, अब कोई भी सब ग्रुप ले लिया h, वो m ऑर्डर का है। तो ये जो होता है ये
सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवीजर होता है, यानी n अपॉन m, यानी ये इसे डिवाइड करता है, यानी ये इसका डिवीजर है, यानी इसे कंप्लीट डिवाइड कर देता है। मान लीजिए 6 2 3 को 2 6 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 2 3 6, यानी ये 2 क्या 6 का डिवीजर है। इसी प्रकार से n अपॉन m n का डिवीजर है, यानी हमारे पास इसे अगर ऐसे लिखें तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, यानी जो h का ऑर्डर है वो g के ऑर्डर का डिवीजर है। यानी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, मान लीजिए हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप g है ऑर्डर n का, उसका सब ग्रुप h है m ऑर्डर का, तो ये जो सब ग्रुप है g का, इसका जो ऑर्डर है वो g के ऑर्डर का डिवीजर है, यानी हमें n अपॉन m प्रूफ करके दिखाना है इस तरीके से कि डिवीजर है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या करा, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, उस फाइनाइट ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवीजर होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार और अच्छे से दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे पास कोई भी ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप n ऑर्डर का, इसका हमने कोई सब ग्रुप लिया h m ऑर्डर का, तो हमें ये प्रूफ करना है जो इसका g का सब ग्रुप है m ऑर्डर का, तो ये इसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवीजर है, यानी n अपॉन m हमें प्रूफ करके दिखाना है। बोले तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में सिंपली से। चलिए, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको लेट करनी पड़ेंगी कि पहले एक तो ग्रुप लेट कर लीजिए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n का। ग्रुप में चलेंगे लेट any ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमने क्या मान लिया कि G कोई भी हमारा n ऑर्डर का क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। G भी एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, या फाइनाइट ग्रुप लिख लेना, ठीक है, किसका, फाइनाइट का, ठीक है। यहां फाइनाइट और लिख लेना, मैं ठीक कर देता हूं एक सेकंड को। लेट G भी एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। लेट h भी एनी, अब कोई भी सब ग्रुप ले लीजिए, सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर n, यानी से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबली तो ऐसे ही तो लिखेंगे OH इक्वल टू m, और g को लिखना चाहें OG इक्वल टू n, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे कि H में मतलब जो सब ग्रुप्स में क्या मेंबर्स हो, मानी कुछ एलिमेंट्स हो, सपोज H1 H2 H3 डॉट 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 HM आर द members of H, यानी स्मॉल h1 स्मॉल h2 स्मॉल h3 डॉट 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 कहां तक, hm तक, ये क्या है, मेंबर्स हैं किसके, H सब ग्रुप के, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहां से कोसेट बनाएंगे। मान लो लेट कर लो कि एक कोई भी g का एलिमेंट है, तो हमारे पास एक राइट कोसेट बन सकता है यहां से बिल्कुल ही, तो हम बोल सकते हैं कि h क्या होगा, राइट कोसेट होगा h का g के अंदर में, तो देन h a is a right coset of h in g। सब ग्रुप वगैरह बात चल लेते हैं, कोसेट की तो बात चलेगी, ठीक है। अब अगर हम इस राइट कोसेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली आप जानते हैं, तो लिख सकते हैं बी है एच ए
मतलब ब्रैकेट स्मॉल h1a स्मॉल h2a स्मॉल h3a डॉट 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 HMA। ये क्या हमारा राइट कॉसेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, एच में कितने एलिमेंट्स हैं m, वो भी क्या सब अलग है यानी डिस्टिंक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो एच है ना हमारा राइट कॉसेट, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी HIA इक्वल टू HJ हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे HA हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसलिए क्या हुआ HIA इक्वल टू HJA हो जाएगा। अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगाकर ये ऐसे खत्म, यानी HI HJ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली राइट कैंसिलेशन का लॉ का प्रयोग हो जाएगा, यानी ऐसे कौन सा लॉ, राइट कैंसिलेशन का लॉ है ना। और इसमें हमें पता है अलग आपको क्लियरली दिख रहा है कितने m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद राइट कॉसेट्स की बात ही करेंगे। ठीक है, तब तक इसमें आप नोट करो। यही तो आया था h इक्वल टू hj। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो भी देयरफॉर यानी h के जितने भी राइट कॉसेट्स हैं यानी उसमें क्या है m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर each right coset of H in G क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। H of H in G has m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि कम से कम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो भी आपकी मतलब कॉसेट होंगे वो कैसे होंगे, एडजॉइंट होंगे। कैसे होंगे, कोई भी दो राइट कॉसेट एनी, तो लिख दो टू राइट कॉसेट्स ऑफ H इन G क्या होंगे, आर एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। एडजॉइंट का मतलब क्या है, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यानी दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लिख दिए थी ये, दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। ठीक है, देखिए मैंने बताया था क्योंकि सब में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सब में अलग अलग है, तो उनमें कॉमन कहां से आएगा। इसका मतलब क्या है, G एक फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा, यानी जो भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट होंगे H में वो भी फाइनाइट कहलाएंगे। जब सब अलग अलग है यानी फाइनाइट है, डिस्टिंक्ट है, तो सिंस G क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप, और जो भी H के अंदर राइट कॉसेट होंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, फाइनाइट कहलाएंगे। लिख दो सिंस G is a finite group comma the number of right cosets right cosets कर लेना यहाँ पे भी, right cosets of H in G will say finite, यानी ये क्या कहलाएंगे, फाइनाइट कहलाएंगे। ठीक है,
अब यदि मान लूं कि वो लगभग जो कितने हैं के बराबर है, यानी उनकी संख्या लगभग कितनी है के है, तब हम इन के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट का अगर यूनियन निकाल के देखेंगे ना तो वो जी के बराबर ही आएगा। क्यों? जो कॉसेट है वो एच के, और एच किससे बना है? जी से बना है। यदि हम उन सबका यूनियन भी ले ले तो वो जी के बराबर ही आएगा। ऑफ एच इन जी will say finite, sorry, will be finite, will be finite, will be finite, will be finite होगा, will be finite, कॉमा से इक्वल टू के, यानी हम बोल सकते हैं लगभग वो किसके बराबर होंगे? के बराबर होंगे। अब मैं लिखूं द यूनियन ऑफ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द यूनियन ऑफ these k, the union of these k distinct right coset the union of these k distinct right cosets of H in G are equal to G, यानी किसके बराबर होंगे? G के बराबर ही होंगे। मैंने बताया भी क्यों होंगे, क्यों? जो कॉसेट है ना राइट कॉसेट वो किससे सब ग्रुप भी किससे बना? जी से, यानी ये बने तो जी से ही है, तो इन सबका भी योग यूनियन वगैरह ले ले तो वो जी के ही बराबर होगा और किसी के ज्यादा नहीं होगा, जी के बराबर ही होगा। ठीक है, अब इसमें एक और लिख लो कि यदि जो के डिस्टिंक्ट है अब कौन कौन से हैं, मान लो 10, तो स्मॉल h1 ए तो हमने वो मेंबर माने h के, तो 10 इफ कैपिटल H1 लिख लो, कैपिटल Ha2, कैपिटल Ha3 डॉट 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 के तक। कहां तक जा रहे हैं? के तक जा रहे हैं तो H एक ही कर लेना, क्योंकि के माने ना हमने, H A K are the K distinct, are the K distinct, are the K distinct, are the K distinct right coset of H in G। अब मैं यूनियन देख लूं उनका तो क्या होगा? अब यहां से अभी थ्योरी जो है आपकी खत्म है, अब एक आधी लाइन होगी, बाकी अब खत्म ही है थ्योरम, अब आपको प्रूव करना है। देन तो क्या होगा? ठीक है, जी कर लो H1 HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन, ठीक है, डॉट 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 कहां तक जाएंगे? HAK तक, डॉट 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 HAK। अब मैं बोलूं HA1 यूनियन HA2 यूनियन, अब मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ? यानी G का मतलब है, अगर मैं इन्हें दोनों तरफ से अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें G के, तो G में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहाँ देख लो, और इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे HA1 के अंदर ही है ना, वो देख लो, इन सब का योग कर दो। अगर हम योग पे आ जाएं, इसे यूनियन का मतलब क्या, इनके अंदर जो जो एलिमेंट है वो तो हमें पता नहीं, तो हम सीधे अगर हमारे पास इनकी वैल्यू होती तो वो लिख देते, लेकिन हमें वैल्यू तो है नहीं, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, द शॉर्ट में लिख दिया है, नंबर आप पूरा लिख दें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha1, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha2, है ना, इस प्रकार से लिखना है। द यहां इक्वल टू लग रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha1 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको डॉट डॉट नहीं करना, आपको तीनों लिखने हैं, फिर लिखना है, फिर दोबारा प्लस के बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha2, मैं लिख ही देता हूँ दो तक, तो द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन Ha2 प्लस तीसरे का आप लिख लेना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है तभी तो हम लिख रहे हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी का मतलब क्या है, यानी जितने इसमें नंबर होते हैं वही इसका ऑर्डर होता है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है उस ग्रुप में सेट में कितने एलिमेंट, मान लो 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। तो यानी नंबर बता रहा है, यानी नंबर की संख्या पूछ रहा है, बता रहा है ये हमें ये स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जी। इसी प्रकार से आगे भी क्या लिख सकते हैं, टोटल मान लो सब तो A1 है, अगर A1 है ठीक है, A1 को मैं ले लूं कॉमन। अब सब में क्या है, मान लो मैंने A1 कॉमन ले लिया, या मैंने देखा सब में H की बात चल रही है, ठीक है। मान लो और H में कितने M एलिमेंट थे सब ग्रुप में, M कितने एलिमेंट थे M, और कितने टाइम तक है ये, यानी इनकी संख्या जो है ये आपके राइट कोसेट कितने के, तो एक में M है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी इनकी, योग k से मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपली। और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n बराबर km। अब क्या करो, m को अपॉन में ले जाओ, तो यहां से क्या होगा, k बराबर n अपॉन n, ठीक है। अब m को हम लेंगे अपॉन में, इसका मतलब क्या है, m इज ए डिवीजर ऑफ n। आप यह लिख देना, ये नीचे दिख रहा होगा, ये लिख रहा है यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ g बराबर km, n बराबर ऑर्डर ऑफ g क्या है, और g का ऑर्डर क्या है, n बराबर km। k को तो ऐसे ही रहने दिया, m को अपॉन में लिया है तो मैंने k इधर लिख दिया, k बराबर n अपॉन n, यानी m क्या है, n का डिवीजर है, यानी m को ही डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ, इसके नीचे लिखनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि m is a डिवीजर ऑफ n, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, और लिख देना ऑर्डर ऑफ h, सॉरी ऑर्डर ऑफ h इज ए डिवीजर ऑफ g। ऑर्डर ऑफ h, m किसका ऑर्डर है, n जो है किसका ऑर्डर है, h का, तो ऑर्डर ऑफ h इज ए डिवीजर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ जी। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये लाइन ऊपर से बता देता हूँ, यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास अब जी है, जी का सब ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी प्रत्येक राइट कोसेट होंगे उनमें डिस्टिंक्ट एम एलिमेंट होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स हर कोसेट सब ग्रुप में होंगे, सॉरी राइट कोसेट में, वो सब अलग अलग होंगी, हर किसी की वैल्यू अलग अलग होगी। एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट, यानी जो G के अंदर सब ग्रुप है H, उसके जो राइट कोसेट हैं वो उसके कोई भी दो राइट कोसेट क्या होंगे, कम से कम एडजॉइंट होंगे, यानी उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी सेम नहीं होगा। कहने का मतलब यही है इनका कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप, G क्या हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, इसलिए जो राइट कोसेट्स की संख्या है H के जो भी राइट कोसेट है उनकी जो संख्या है वो G के अंदर फाइनाइट होगी। क्यों होगी, क्योंकि G जब फाइनाइट ग्रुप है और H किसका सब ग्रुप है, G का, तो H भी फाइनाइट सब ग्रुप होगा, यानी उसके जो कोसेट होंगे वो भी फाइनाइट ही संख्या में होंगे। हमने मान लिया कि लगभग उनकी संख्या k है, अब हमें पता तो ये k मान लिया, तभी कह रहा है जब इन के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स का हम यूनियन निकालेंगे तो वो उनकी जो वैल्यू होगी वो G के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि राइट कोसेट सब ग्रुप से मिला है, सब ग्रुप G से मिला है, मिलकर बना है, तो इसलिए जो इनकी यूनियन होगा वो ग्रुप G के बराबर होगा। दस इफ मान लिया हमने H कैपिटल H1 कैपिटल H2 डॉट 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 कैपिटल HA की क्या है, हमारे के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है H के G के अंदर, हमने यूनियन निकाला, हमने देखा कि अब यूनियन का मतलब होता है कि इन सब में जो भी संख्या है उन्हें हम ले लें साथ में, मान लो इसमें 1 2 है, इसमें 3 4, तो सबको एक साथ ले लिया। अब हमारे पास कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही G,
यानी जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसी प्रकार Ha1 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या, Ha2 के अंदर भी जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या, इस प्रकार से हमने एडिशन करके लिख दिया। अब हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी है हमें ये तो नहीं पता, हम ये जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो भी सेट है, ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट्स की कितनी संख्या है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। अब यहाँ पे सब क्या कोसेट है, राइट कोसेट है एच के। अब मैंने बोला कि इसमें सब देखो कोसेट तो सेम है एच है, यानी सब कहां तक जा रहे हैं, एम एलिमेंट तक है। मैंने बताया था एम मेंबर है सब ग्रुप में, एम मेंबर है तो मैंने एम लिख लिया। अब ये कितने राइट कोसेट है, के, सब में सेम है तो एम की मल्टीप्लिकेशन के से कर दी है सिंपली। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के एम। अब ऑर्डर जी का ऑर्डर क्या है, एन है, तो एन बराबर के एम। अब एम को मैं ले गया एन के अपॉन में, के बराबर एन अपॉन एम, यानी एन एन को डिवाइड कर रहा है, एम कर रहा है एन को डिवाइड, यानी एम क्या है, एन का डिवीजर, तो मैंने लिख दिया एम इज ए डिवीजर ऑफ एन। अब एम किसका ऑर्डर है, एच का, तो लिख दिया ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो इस प्रकार से थ्योरम आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन आखिरी क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड शो दैट इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। यानी सेंटर ग्रुप क्या होता है, यानी ग्रुप का सेंटर क्या होता है उसे हमें डिफाइन करना है और ये भी प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप, the set z of all self conjugate elements of a group G is called the center of G। यानी हमारे पास कोई भी ग्रुप G है, उस ग्रुप के जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं उन सभी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का हमने एक सेट बना लिया जिसे हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे ना उन्हें हमने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी सेट में लिख लिया, वो वही सेट क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसके अगर हम देखें कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, कि z इक्वल टू इस मतलब ब्रैकेट स्मॉल z बिलोंग्स टू g, यानी स्मॉल z यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे स्मॉल z की फॉर्म के होते हैं कि जो g से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन लगती है कि zx किसके बराबर हो, xz के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल जहां x g से बिलोंग कर रहा है। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हमने पढ़े हैं, तो देख लीजिए द सेट z ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप g इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ g। कैपिटल Z इक्वल टू मतलब ब्रैकेट z बिलोंग्स टू g और zx किसके बराबर, एग्जैक्ट की फॉर्मूला x बिलोंग्स टू g सिंपली रिप्रेजेंट। अब देखो तो कि इस दो लाइन की डेफिनेशन हो गई और 7-8 लाइन की आपकी थ्योरम प्रूव कर जाएगा। अब ये आपको माइंड से सोचना चाहिए, आपने ये थ्योरम भी लिख दिया और ये भी प्रूव कर दिया जरा से एक पेज में, तो क्या आपको इसमें 15 नंबर पूरे मिल जाएंगे? 15 नंबर का लग रहा है ये आप लिख दोगे? नहीं, आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप पूरा इसे कराएंगे 15 नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में करना होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमने नोट में इसकी सेल्फ कंजुगेट की कंडीशन भी लिख दिया है, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये रिलेटिव भी इससे ही है, नोट में डाल देना नोट की कंडीशन जो होती है सेल्फ कंजुगेट की, क्या कि ए कोई भी सेल्फ कंजुगेट होगा कब, यदि ए की वैल्यू x इनवर्स ax के बराबर हो फॉर ऑल जहां x g से बिलोंग कर रहा हो और x a सॉरी यहां डबल लिख गया, x a ax के बराबर हो फॉर ऑल जहां x g से बिलोंग कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि a क्या सेल्फ कंजुगेट, और या हमसे बोला जाए कि a कोई भी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है तो a की वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं कि x इनवर्स ax के बराबर होगी, जहां ये जो इस तरीके से b होती है और इसे लाइन क्रॉस कर देते हैं ना, इसे बोलते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स x g से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये नोट में आप अपनी तरफ से देखो सेल्फ कंजुगेट की डेफिनेशन आती है वो लिख देना, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप पूरा करेंगे ना तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, अन्यथा आप 2-3 लाइन की ये लिख दोगे 6-7 लाइन में थ्योरम प्रूव हो जाएगी, एक पेज में आ जाएगा तो उसमें पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इतना नोट कीजिए। अब देखिए डेफिनेशन हो गया, प्रूफ करेंगे कि जो हमारे z है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी है। नाउ वी शैल प्रूव दैट z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप वी हैव, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रखा है सेंटर को। सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट z इज ए सब ग्रुप। इसके लिए क्या करेंगे, मान लिए हमने स्मॉल z1 स्मॉल z2 कैपिटल Z यानी इसके सेंटर के एलिमेंट हैं, तब हम इसके राइट और लेफ्ट को सेट देखें तो ये लिख लिया हमने सिंपली
राइट कोसाइड लेफ्ट कोसाइड इनकी आपस में वैल्यू बराबर होगी। ये हमने सेकंड राइट कोसाइड लेफ्ट कोसाइड लिख लिए, इनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। क्यों? x एक एलिमेंट मान लो, जैसे z1 की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, z2 की वैल्यू 5। बात तो सेम ही है, यानी ये दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे? इसलिए यहां लिख रखा है कि z1x इक्वल टू zx1 एंड z2x इक्वल टू xz2 फॉर जहां x g से बिलोंग कर रहा है। बी है हमने क्या ले लिया कि z2x इक्वल टू xz2 फॉर ऑल x बिलोंग टू g, यानी ये वाले हमने देख लिया। अब हमने क्या करा, लेफ्ट और राइट बोथ साइड z2 इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करी। देखो z2 इनवर्स z2x into z2 इनवर्स z2 इनवर्स into xz2 z2 इनवर्स। अब इसको हमने जब z2 इनवर्स को z2 के साथ अप्लाई करा तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स एलिमेंट है ये z2 का, ये क्या है, ये क्या है z2 इनवर्स, इसका इनवर्स एलिमेंट तो आइडेंटिटी बन गया ex ऐसी z2 इनवर्स। अब ये z2 को इसके साथ अप्लाई करा तो ये आइडेंटिटी बन गया। अब आइडेंटिटी किसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नॉर्मल भई आता है, तो ये इस x का x e का x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, जहां x g से बिलोंग कर रहा है। यानी सिंपली देखें जो फॉर्म बन गई आपकी ये वाली, जहां ये बन गई इसी फॉर्म का आ गया, तो सिंपली क्या बोल सकते हैं z2 इनवर्स z से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। यही फॉर्म बनी है जब z2 z1 z2 z से बिलोंग कर रहे हैं और इस फॉर्म के होंगे, यदि z1 z2 z से बिलोंग कर रहे हैं तब ये फॉर्म बनेगी। अब ये फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब क्या है, z2 इनवर्स z से बिलोंग कर रहा है। अब मैंने क्या करा, z1 into z2 इनवर्स के प्रोडक्ट में x से मल्टीप्लिकेशन करी, तो मैंने क्या करा, इस x को z2 इनवर्स के साथ ले लिया। अब क्या करा, z2 इनवर्स x जो है z2 इनवर्स x z2 इनवर्स के बराबर है, तो z1 ऐसी z2 इनवर्स x की जगह x z2 इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस x को z1 के साथ ले लिया, z2 इनवर्स वर्स हो गया। अब z1 x z1 के बराबर है, z1 x z1 के बराबर है z2 इनवर्स। अब मैंने क्या करा, z1 को z2 इनवर्स के साथ ले लिया, x into z1 into z2 इनवर्स फॉर ऑल x belongs to g, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी z1 into z2 इनवर्स g से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास क्या है कि z1 z2 z से बिलोंग कर रहे हैं, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि z1 z2 का इनवर्स भी z से बिलोंग कर रहा है, यानी ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए z क्या है, सब ग्रुप है g का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, इतना आप नोट कर लो, स्क्रीन से भी ले लो तब तक। अब आखिरा इसमें जो है ना आखिरी नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ करना है। नाउ वी सेल सो दैट z इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। लेट का हमने x g से बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे पास लेट करा है ना, वैसा तो है लेकिन लेट कर लिया कि लेट x g से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल लेट कैपिटल z से बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट है। देन हम क्या करें, एग्जैक्ट x इनवर्स को सॉल्व करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि मैंने क्या लिखा, xz को एक साथ ब्रैकेट में इस प्रकार से ले लिया, xz की वैल्यू क्या थी, xz zx के बराबर होगा, पीछे भी हम करते हुए आ रहे हैं, तो xz किसके बराबर, zx के बराबर। x इनवर्स, अब ये देखो x इनवर्स जो है x के साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी z इनटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा z, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी बाइनरी से लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, इसलिए ही यानी उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इसलिए ही उसका नाम आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ z मिल जाएगा, z किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल z से। 10 हमारे पास हमने दिखा दी कि x g से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल z कैपिटल z से बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पे एक x एलिमेंट भी ऐसा होगा, इसका प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी x z x इनवर्स की वैल्यू भी z से बिलोंग कर रही है, क्योंकि ये जब इसकी वैल्यू z है और z कैपिटल z से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी तो आपका z से बिलोंग करेगा कैपिटल z से, इसलिए और ये क्या है कि नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होगी, इसलिए z इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। तो हमने सेंटर ऑफ ए ग्रुप भी पढ़ा, बता दिया, लिखा करा दिया, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ये भी प्रूफ करा दिया। इसी के साथ ये आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
आई होप आपको 2023 वाला पेपर भी जो हमने कराया वो भी अच्छे से समझ आया, ये 24 वाला भी समझ आया होगा। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और 2023 वाला भी, और इसका पार्ट ए भी 24 वाले के सोल्यूशन के सारे वीडियो के लिंक दे रखे हैं, जाके जल्दी से देख लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और बाकी 9 जनवरी के आपका जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है उसके लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।